हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और यह समाजशास्त्र की इग्नू सीरीज़ है। इसमें हम लोग अभी कार्ल मार्क्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हम लोग ऑलरेडी कार्ल मार्क्स के जीवन परिचय के बारे में तथा उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था कि ऐतिहासिक भौतिकवाद जो है वह आर्थिक निर्धारणवाद नहीं है। इस टॉपिक पे भी हम लोगों ने चर्चा की थी। इसी कड़ी में आज हम लोग इनके ऐतिहासिक भौतिकवाद के बारे में समझेंगे। आखिर में ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या है? मार्क्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद को किस प्रकार से परिभाषित किया है? तो मार्क्स के अनुसार भौतिक दशाएं अथवा आर्थिक कारक समाज की संरचना और विकास को प्रभावित करते हैं। मार्क्स ने ऐसा माना था कि जो भी मानव समाज का विकास हुआ है, एक स्टेज से दूसरे स्टेज तक, जो मानव आदिम साम्यवाद से लेके आज के जो औद्योगिक युग है, औद्योगिक समाज है, यहाँ तक मानव अपने विकास की प्रक्रिया में आगे को बढ़ते रहा है। और आगे का एक और स्टेज इन्होंने जो कहा था साम्यवाद की अवस्था, उनका मानना था कि इसी विकसित रूप में ही मनुष्य एक दिन साम्यवाद की भी स्थिति में पहुँचेगा, यही उसका आखिरी स्टेज होगा। और साम्यवाद को उन्होंने किस रूप में परिभाषित किया है? उन्होंने कहा है कि हर सामान पर, हर वस्तु पे हर किसी का समान अधिकार होगा, यही साम्यवाद की अवस्था होगी। तो कार्ल मार्क्स मानते हैं कि जो समाज की संरचना और विकास है, इसमें परिवर्तन किस कारण से होता है? जो हमारी भौतिक दशाएं हैं, अर्थात जो आर्थिक कारक या अर्थव्यवस्था है। अगर इसको बिल्कुल सिंपल अगर तरीके से हम समझें तो जो हमारी अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, इसी पे समाज का जो और ढांचा है और संस्थाएं हैं वह इसी पर निर्भर करती हैं। यह मार्क्स की अवधारणा है। ऐतिहासिक भौतिकवाद का अर्थ क्या होता है? तो ऐतिहासिक का अर्थ होता है जो मानवीय समाज है उसका एक अवस्था से दूसरी अवस्था में विकसित होने की प्रक्रिया। अर्थात मानव एक अपने आदिम अवस्था से आज औद्योगिक अवस्था तक पहुंचा है, तो किन किन स्तरों से गुजरते हुए पहुंचा है, इसी को इन्होंने ऐतिहासिक कहा है। क्योंकि यह इतिहास ही तो है। जो आदिम साम्यवाद था वह समाज कैसा था और एक आज का जो औद्योगिक समाज है वह कैसा है, तो उस इतिहास की ही प्रक्रिया में बढ़ते हुए आज मानव विकास के इस स्तर तक पहुंचा है। तो इसी को इन्होंने ऐतिहासिक दृष्टि से देखा है। और भौतिकवाद का क्या अर्थ है? तो मानव समाज की जो व्याख्या है या मानव समाज को समझने की प्रक्रिया में जो आर्थिक आधार है, हम उसको बिना समझे हुए मानव समाज के विकास की प्रक्रिया को नहीं समझ सकते हैं। अर्थात इन्होंने मानव समाज का कैसे विकास हुआ है इसको आर्थिक आधार पर समझे हैं। उत्पादन के तरीकों पे, उत्पादन के संबंधों पे, किस प्रकार से उत्पादन से व्यक्ति संबंधित रहा और उस प्रकार से उसका जैसे जैसे उत्पादन के तरीके बदलते गए या आर्थिक जो व्यवस्था है या अर्थव्यवस्था है वह किस प्रकार से बदलती गई और आज हम यह औद्योगिक समाज के रूप में नज़र आते हैं। तो कार्ल मार्क्स का अगर बिल्कुल सरल तरीके से समझें तो यही ऐतिहासिक भौतिकवाद है। अर्थात मानव समाज को आदिम साम्यवाद की स्थिति से आज के औद्योगिक समाज या भविष्य का एक जो और स्थिति साम्यवाद की स्थिति है, वहाँ तक पहुँचने में अर्थव्यवस्था का क्या योगदान रहा है, किस प्रकार से अर्थव्यवस्था से जो मानव समाज है निर्भर हो के उनके अनुसार अर्थव्यवस्था किस प्रकार से परिवर्तित हो रही है और उसी के अनुसार मानव समाज किस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है, यही कार्ल मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद है। उम्मीद है आप लोगों को यह बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। हालांकि किताबों में बहुत ही डिफ़िकल्ट तरीके से और डिफ़िकल्ट जो वर्ड हैं वो यूज किए गए हैं, लेकिन अगर बिल्कुल सरल तरीके से समझें तो कुछ भी नहीं है। कार्ल मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद सिर्फ यही बताता है कि मानव समाज अर्थव्यवस्था के अनुसार आदिम साम्यवाद की स्थिति से आज तक किस प्रकार से
परिवर्तित होते हुए और इस अवस्था में पहुंचा है या भविष्य में साम्यवाद की अवस्था तक पहुंचेगा। एक बात यहाँ पर और हम लोग स्पष्ट करेंगे कि जो ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवधारणा थी, आखिर में मार्क्स के जो माइंड में आई ही क्यों, इस तरीके की अवधारणा आने के पीछे कारण क्या थे, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि लोकतंत्र में कार्ल मार्क्स का काफ़ी विश्वास था। कार्ल मार्क्स जो हैं वह यूरोप में बहुत सारी क्रांति हो रही थी उस समय में, बहुत सारे बौद्धिक स्तर पे क्रांतियाँ हो रही थी, एक एक विचारक आ रहे थे। जिस तरीके से हमने प्लूटो, अरिस्टो, इन सारे लोगों के बारे में सुना है, जाना है। और इसी कड़ी में वहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति जो थी, जिसमें हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से राजशाही सत्ता का पूरा उलटफेर होता है और एक लोकतंत्र की स्थापना होती है। हालांकि क्रांतियाँ बहुत चल रही थी, अमेरिका में क्रांति चल रही थी, इंग्लैंड में क्रांति, औद्योगिक क्रांति हो रही थी, और फ्रांस की क्रांति को हम लोग अपने पिछले क्लासेस में हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन अर्थात फ्रांसीसी क्रांति क्या थी। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से जो राजशाही सत्ता होती है वहाँ पे और पब्लिक वहाँ पे किस प्रकार से बहुत ज़्यादा परेशान होके और फिर विद्रोह कर देती है और उसके बाद से लोकतंत्र की स्थापना होती है। तो यह चीज़ें, ये सारी बातें हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए कार्ल मार्क्स का भी लोकतंत्र में काफ़ी विश्वास था, अर्थात वह देख रहे थे उस समय में कि किस प्रकार से जनता का या पब्लिक का जनता के ऊपर जो शासन है वो होना चाहिए, अर्थात हर व्यक्ति हर चीज़ में, हर घटना में उतना ही भागीदार रहे। ऐसा नहीं कि एक उच्च वर्ग बैठ के और वो बाकी लोगों पे शासन कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कार्ल मार्क्स का लोकतंत्र में विश्वास उस समय था। दूसरी चीज़ थी कि लोकतंत्र तथा साम्यवाद को भी वो जोड़ कर देख रहे थे। अब इसका क्या अर्थ है यह हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। लोकतंत्र के बारे में मार्क्स के जो क्रांतिकारी विचार उभर रहे थे वह हम लोग चर्चा कर चुके कि इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस की क्रांति जैसी ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित थे। इन ऐतिहासिक घटनाओं के अध्ययनों से उन्होंने यह एक निष्कर्ष तो पक्का निकाला था कि जो सर्वहारा समूह है, अर्थात जिसे प्रोलेटेरियन कहते हैं, वह सर्वहारा समूह लोकतंत्र की अवस्था में अस्थायी और परिवर्तनशील रहता है, अर्थात उसकी कोई एक फिक्स पोजीशन नहीं है, वह परिवर्तित होता रहता है। उसकी आज स्थिति कुछ और है, कल स्थिति कुछ और रहेगी। या विभिन्न जो देश थे, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, इन सारे देशों में भी जो सर्वहारा समूह था उनकी अवस्था जो थी वह एक जैसी नहीं थी, वह बदलती रह रही थी। तो मार्क्स ने इस बात को बिल्कुल क्लियर समझ रहे थे कि यह परिवर्तन जो है, अर्थात सर्वहारा समूह में ये जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है, इसका आखिरी स्टेज जो होगा वह साम्यवाद होगा। अर्थात यह जो भी परिवर्तन होते जा रहे हैं, इससे जो सर्वहारा समूह है वह फाइनली अपने अंतिम स्टेज में साम्यवाद तक पहुँचेगा। अब साम्यवाद की परिभाषा क्या होती है? तो साम्यवाद एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें सभी वस्तुओं पर सभी का सामूहिक अधिकार होता है, और यही तो इनकी परिकल्पना थी। कार्ल मार्क्स ने इसी को तो माना था कि उन जो आखिरी स्टेज समाज का आएगा वह साम्यवाद आएगा, और जहाँ पे ना कोई बुजुर्गा वर्ग होगा ना कोई सर्वहारा वर्ग होगा, सभी एक जैसे हो जाएंगे, अर्थात सभी वस्तुओं पे सभी का अधिकार होगा या स्वामित्व होगा। उस समय की जो क्रांति चल रही थी, इसके कारण जो इतिहास की अवधारणा के बारे में मार्क्स के विचार थे वह हीगल से काफ़ी मिलते जुलते थे। उन्होंने हीगल की ही तरह यह भी माना था कि मनुष्य का जो इतिहास है वह सरल रूप में एक दिशा में चलने वाली एक प्रक्रिया है, अर्थात प्रोसेस है। अर्थात एक स्टेज जब गुजरती है तो यह आगे को विकसित होके दूसरे स्टेज में परिवर्तित हो जाती है। इसका एक अर्थ यह भी होता है कि जैसे जो घटना घट चुकी या जो स्टेज बीत चुका है वह दोबारा कभी भी
घटित नहीं होगी, अर्थात उन्हें फिर से कभी दोहराया नहीं जा सकता है। एक सरल रेखा अगर हम खींचते हैं तो वह रेखा हम देखेंगे कि आगे को ही बढ़ती जाती है। इसी प्रकार कार्ल मार्क्स भी मानते थे कि हम एक सरल रेखीय अवस्था में मानव समाज का विकास देख रहे हैं। इसमें घटनाएं जो हैं वह फिर से कभी दोहराई नहीं जाएंगी। और यह जो इतिहास की घटनाएं घटती हुई उन्हें दिख रही थी, वो मान रहे थे कि इसमें एक पैटर्न मिल रहा है या इनमें एक नियमितता पाई जा रही है। अब वह नियमितता क्या है इसको हम लोग बाद में डिटेल में समझेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग यह समझते हैं कि इतिहास को भी जो मानव समाज का विकास हो रहा था एक स्तर से दूसरे स्तर पे, यह कार्ल मार्क्स की अवधारणा में वह भी कहीं न कहीं अपनी भूमिका निभा रहा था। यहाँ पर एक बात मैं बिल्कुल क्लियर स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि जो कार्ल मार्क्स का इतिहास दर्शन है वह हीगल के इतिहास दर्शन से बिल्कुल अलग है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हीगल का हम लोग जब पढ़ते हैं तो ऐसा देखते हैं कि उन्होंने विचारों को ज़्यादा प्रधानता दी थी। उनका प्रमुख स्थान विचारों का था। उन्होंने कहा था कि पहले मनुष्य के अंदर विचार आते हैं और फिर उससे वह उसको मूर्त रूप देता है। लेकिन कार्ल मार्क्स ऐसा कहते हैं कि नहीं, पहले हमें भौतिक वस्तुएं दिखाई देती हैं और उनको देखकर हमारे मन में विचार आते हैं। अर्थात जो हीगल की अवधारणा थी उसके बिल्कुल विपरीत कार्ल मार्क्स की अवधारणा हम लोग देखते हैं। हीगल की अवधारणा को हम लोग प्रत्ययवादी अवधारणा भी कहते हैं या इससे प्रत्ययवाद कहते हैं, आइडियलिज्म। जबकि कार्ल मार्क्स का जो अवधारणा है इसको हम लोग मैटेरियलिज्म कहते हैं, अर्थात भौतिकवाद से जोड़कर देखते हैं। हालांकि हीगल का जो आदर्शवाद था या जो व्यवहारों की प्रधानता देने का विचार था, यह हीगल की खुद की नहीं थी। इन्होंने इमैनुअल कांट से पाया था, क्योंकि इसकी शुरुआत इमैनुअल कांट ने की थी और हीगल ने इसे आगे बढ़ाया था। यहीं पर हीगल का यह मानना था कि जो भी मानव के विकास के चरण हैं इसको समझने के लिए जो वहाँ के राजतंत्र के शिक्षित जो राज्याधिकारी थे वही ज़्यादा सक्षम थे। बाद में जो युवा हीगलवादी थे, जिसमें कि कार्ल मार्क्स भी एक हो रहते हैं, उन लोगों ने इस चीज़ को हीगल के विचारों से हटकर दावा किया कि नहीं, मानव इतिहास की जो प्रगति है इसके विचारों को केवल शिक्षित जो पदाधिकारी हैं वही नहीं समझ सकते हैं, बल्कि सभी नागरिक इन विचारों को समझने की क्षमता हासिल कर सकते हैं या सभी लोग मानव विकास कैसे हुआ है इस चीज़ को समझने में सक्षम हैं। हीगल मानते हैं कि विचार पहले जो उठते हैं हमारे में वह वाद है। उन विचारों को काटते हुए जो दूसरे पक्ष उठते हैं वह प्रतिवाद है, और इन दोनों के वाद और प्रतिवाद को मिल के जहाँ पर आम सहमति बनती है उसी को संवाद कहते हैं। यही संवाद आगे भविष्य में जाके फिर से एक वाद निकलता है उससे, और फिर उस वाद का एक प्रतिवाद निकलता है और उन दोनों का मिलके फिर एक नया संवाद रूप लेता है, और यह प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहती है। और इसी प्रकार से इन्हीं विचारों के वाद प्रतिवाद और संवाद के कारण ही जो मानव समाज है वह एक स्तर से दूसरे स्तर में आगे को बढ़ता रहा है या विकसित होता रहा है। यही हीगल का ऐतिहासिक दर्शन था। लेकिन वहीं पर कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो सत्य होता है, हम विचारों में तो क्या क्या आता है हम उसको सत्यापित नहीं कर सकते हैं, उसे प्रूफ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे विचारों का मूल आधार है वह पदार्थ होता है। वह ऐसा नहीं है कि हमने कुछ विचार उत्पन्न किए और उसी को हम सत्य मान लें। जो हमें सामने दिखाई दे रहा है वो उसी को हम अंतिम सत्य मानेंगे। अर्थात इन्होंने भौतिकवाद को एक वैज्ञानिक आधार पर देखा है। उन्होंने ऐसा कहा है कि भौतिकवाद में सभी वस्तुएं, यहाँ तक कि उन्होंने धर्म को भी इसमें जोड़ कर देखा है कि हम धर्म की भी वैज्ञानिक व्याख्या कर सकते हैं। यह अवधारणा कार्ल मार्क्स की थी, जो कि हीगल के बिल्कुल विपरीत थी। इसी कड़ी में
जो कार्ल मार्क्स हैं यह समाज को एक समग्र के रूप में देखते हैं, अर्थात अंतर संबंधित समष्टि के रूप में समाज को यह देखते हैं। इन्होंने ऐसा माना था कि जो सामाजिक समूह है, संस्थाएं हैं, विश्वास और विचारधाराएं, ये सभी की सभी एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, अर्थात इन सभी को हम अलग अलग समझने के बजाय एक साथ समझने की ज़रूरत है। उनके अनुसार इतिहास, राजनीति, कानून, धर्म, शिक्षा आदि को अलग अलग इकाइयों के रूप में हम अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तो कार्ल मार्क्स का यह मानना था कि समाज को हम एक समग्र के रूप में समझेंगे, क्योंकि इसके जितनी इकाइयां हैं, जितने इसमें संस्थाएं हैं, जो विश्वास हैं, विचारधाराएं हैं, ये सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। तो हम लोग इसको सारे को एक साथ लेके देखेंगे, ना कि किसी एक को हम अलग से समझने की कोशिश करेंगे। कार्ल मार्क्स ने यह भी देखा था कि समाज में परिवर्तनशील प्रकृति होती है। यह बात तो बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि अगर समाज में परिवर्तनशील प्रकृति नहीं हुई रहती तो हम आदिम साम्यवाद की स्थिति से आज औद्योगिक समाज की स्थिति तक नहीं पहुंच पाते। तो कार्ल मार्क्स ने इस बात को देखा था कि समाज में परिवर्तनशील प्रकृति पाई जाती है, और यह कैसे होता है, आखिर में यह समाज एक स्टेज से दूसरे स्टेज में परिवर्तित कैसे होता है। तो कार्ल मार्क्स का मानना था कि समाज के अंदर ही बहुत ज़्यादा विरोधाभास पाया जाता है। क्यों? क्योंकि सबकी सोच एक जैसी नहीं होती है, सबके काम करने के तरीके एक जैसे नहीं होते हैं। जो इन्होंने वर्ग की परिभाषा दी है कि जिसमें हम अर्थव्यवस्था के आधार पर तथा वहाँ के किस प्रकार से संस्कृति है उसके आधार पर हम वर्गों में लोग विभाजित हो जाते हैं, इस प्रकार से हम लोगों को देखते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों के विचारों में जो विरोधाभास है वो देखने को मिलेगा। जो उच्च वर्ग है उसकी जो एक लक्ष्य होगा, उसके कार्य करने के तरीके होंगे, उनके उद्देश्य होंगे, वो सारे अलग होंगे एक निम्न वर्ग की तुलना में। तो इस प्रकार से उन्होंने ऐसा माना था कि जो समाज की जो परिवर्तनशील प्रकृति है उस किस कारण से है, क्योंकि समाज के अंदर खुद ही विरोधाभास होता है तथा अपने अंदर ही संघर्ष की भावना पाई जाती है। तो यही जो विरोधाभास समाज में और संघर्ष पाया जाता है, उसी से समाज में परिवर्तन होता है। अभी हम लोग एक उदाहरण लेते हैं कि जैसे मानते हैं कि कोई भी प्रोटेस्ट होता है या विरोध होता है, जैसे सरकार की नीतियों के विपरीत कोई अगर उसके विपक्ष में कोई विरोध हो रहा है, तो अगर सरकार उन बातों को मानती है तब जाके तो कुछ परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा, अर्थात जो विरोध हम कर रहे थे वह हमारा विरोध सफल हो गया। लेकिन अगर वही नहीं मानेगी या हमारा विरोध अगर सफल नहीं होता है तो व्यवस्था वैसे की वैसी ही बनी रहती है। अर्थात समाज में जब कोई विरोध होता है या प्रोटेस्ट होता है, उनके अंदर संघर्ष होता है, तभी परिवर्तन हो पाता है, क्योंकि तभी तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में हम परिवर्तित हो सकते हैं। या यह सिर्फ समाज की बात नहीं है, समाज की किसी भी स्थिति की बात है, किसी वस्तु की बात है, किसी घटना की बात है, या हम किसी पर भी अप्लाई कर सकते हैं। किसी एक स्थिति से दूसरी स्थिति में परिवर्तन तब तक नहीं हो पाता है जब तक कि उसमें कुछ विरोधाभास नहीं हो। तो यह बात कार्ल मार्क्स मानते थे कि समाज की जो परिवर्तनशील प्रकृति होती है यह इसके आंतरिक विरोधाभासों तथा संघर्षों के कारण होती है। और इन्होंने ऐसा माना था कि ये जो परिवर्तन के कारण होते हैं और जो परिणाम है, ये सारे में एक पर्याप्त नियमितता पाई जाती है। उन्होंने ऐसा माना था कि जैसे समाज में कुछ परिवर्तन हो रहा है तो उसका परिणाम क्या निकल कर आएगा, यह भी हमें उसकी हम एक उपकल्पना बना सकते हैं या उसके बारे में एक आम राय बना सकते हैं। जैसे कोई घटना कहीं घटती है
तो हम यह मान लेते हैं कि यह घटना यहाँ पे ऐसे घट रही है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा या इसका परिणाम आएगा वह इसका परिणाम इस रूप में आएगा। जैसे मानते हैं कि कहीं पे अगर मान लीजिए कोई भाषाई दंगा हो रहा है या कोई धर्म के आधार पर दंगा हो रहा है, तो हम यह एक आम अवधारणा बना लेते हैं कि यहाँ पर काफ़ी समय तक वहाँ पे जो है विरोधाभास देखने को मिलेगा, इसका परिणाम काफ़ी लंबे समय तक हमको देखने को वहाँ पर मिलेगा। तो ये एक आम धारणा हम बना लेते हैं। और इन्होंने इसी नियमितता के आधार पर कि किस प्रकार से कोई चीज़ में परिवर्तन होता है, उसका परिणाम क्या आएगा, इनमें जो नियमितता पाई जाती है, इसी के आधार पर ही कार्ल मार्क्स ने साम्यवाद की जो अवधारणा है उसकी व्याख्या की है। जिस वजह से यह ऐतिहासिक भौतिकवाद को रूप दे रहे थे, इनके मन में विचार आ रहा था, इसके पीछे एक और कड़ी जुड़ती है, वह है मानवीय प्रकृति तथा सामाजिक संबंध। तो इसका क्या अर्थ है हम लोग समझ लेते हैं। मानवीय प्रकृति अर्थात मनुष्य का जो व्यवहार है, सोचने का तरीका है, वह कैसा है और उन व्यवहार की वजह से समाज में संबंध कैसे बनते हैं। तो कार्ल मार्क्स ने माना था कि जो उनकी मूल प्रकृति होती है, किसी भी मानव की मूल प्रकृति है या उसकी जो मूल व्यवहार है, वह न तो पूरी तरीके से दुष्ट स्वभाव की होती है और ना ही पूरी तरीके से सज्जन स्वभाव की होती है। अर्थात मनुष्य में जो उसकी मूल प्रकृति पाई जाती है, उसका मूल आधार जो है, सोचने का तरीका है, वह परिवर्तित होता रहता है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति पूरी तरीके से दुष्ट होता है या पूरी तरीके से सज्जन होता है। तो मार्क्स ने इसी चीज़ को बहुत ही बारीकी से देखा था और उन्होंने ऐसा माना था कि चूँकि मानव की जो मूल प्रकृति है, इसमें काफ़ी परिवर्तन होता रहता है, तो उन्होंने इस संभावनाओं को देखा था कि तब तो मनुष्य के अंदर बहुत सारी चीज़ें, बहुत ऐसे विचार उठ सकते हैं कि जिनसे बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित भी होती रहती हैं। उन्होंने माना था कि यह मानव की सोच ही तो थी जिन्होंने इतिहास को उपजा। अर्थात अगर इतिहास बनाने का काम किसी ने किया है तो वह मानव की जो सोचने के तरीके थे उसी से तो इतिहास बना है। और कार्ल मार्क्स ने माना था कि जब मनुष्य अगर इतिहास को बना सकता है और इतिहास बनते बनते आज इस स्टेज में आ गया है, तो उसकी अपनी जो मूल प्रवृत्ति है, सोचने का तरीका है, उसमें भी तो परिवर्तन आता है। यही कार्ल मार्क्स मानते हैं कि जब व्यक्ति किसी स्तर तक सोच सकता है, उसकी जब सोचने का जो तरीका है वह हमेशा परिवर्तित होता रहता है, तो उन्होंने माना था कि यह मानव प्रकृति में क्रांति की भी संभावनाएं पाई जा सकती हैं। अर्थात यह मानव समाज एक समय ऐसी स्टेज में भी आ सकता है कि जब वह परेशान होके, बाकी चीज़ों से, बाकी स्थितियों से परेशान होके एक क्रांति की भी विचारधारा उसके अंदर आ सकती है। और यहीं से कार्ल मार्क्स के अंदर जो साम्यवाद की स्थिति, जो मानते हैं कि सर्वहारा वर्ग क्रांति कर देगा और पूंजीपति वर्ग को पूरी तरह से ख़त्म करके, और ना कोई पूंजीपति होगा ना कोई सर्वहारा होगा, एक साम्यवाद की स्थिति आ जाएगी, यह कार्ल मार्क्स की देन यहीं से मानी जाती है। और उन्होंने ऐसा माना था कि जो मनुष्य होता है वह ऐसा नहीं है कि सिर्फ धन को प्राप्त करने के लिए उत्पादन करता है। उन्होंने ऐसा माना था कि जो मनुष्य होता है वह ऐसे बहुत सारे काम करता है जो कि वह उसकी इच्छा से परे होता है, अर्थात उसे नहीं करने का मन है फिर भी वह करता है। इसमें से हम सभी लोग भी प्रतिदिन ऐसे बहुत से काम करते हैं जो कि समाज के दबाव में होता है या परिवार के दबाव में होता है या समाज की जो भी नियम कानून है उनके दबाव में होता है। जब हमें नहीं करने का मन है फिर भी हमें उसे करना है, क्योंकि समाज में एक जो स्थिरता है वह बनी रहे, इसके लिए करना पड़ता है। तो इसके कारण व्यक्ति अपने अंदर भी संघर्ष महसूस करता है या जिन संबंधों से बाकी लोगों से जुड़ा रहता है उसमें भी वह जो संबंध बने हुए हैं उसमें भी
संघर्ष की संभावनाएं कार्ल मार्क्स देखते हैं। और इसी से उन्होंने कहा था कि जब व्यक्ति अपने विचारों के विपरीत काम करता है, अर्थात उसे जिस चीज़ की इच्छा नहीं है फिर भी वह करता है, और ऐसी जो संबंध बनते हैं उन्हीं से वर्ग संघर्ष की संभावनाएं हमें निकल के आती हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से ऐतिहासिक भौतिकवाद का जो विचार कार्ल मार्क्स के मन में आता है, उसके पीछे ये जो सारी पॉइंट्स हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया, उनके विचारों को इस मूर्त रूप में लाने में उतनी ही ज़्यादा उत्तरदायी हैं। हालांकि जो कार्ल मार्क्स और एंजल्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद की जो व्याख्या की है वह द जर्मन आइडियोलॉजी जो उनकी पुस्तक है उसमें की है, लेकिन यह बात भी कही जाती है कि इस सिद्धांत की अ कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी कार्ल मार्क्स की बुक है 1859 में जो कि प्रकाशित हुई थी, इसमें इन्होंने इसकी विस्तृत व्याख्या की है। आगे हम लोग अधोसंरचना तथा अधिसंरचना के बारे में समझ लेते हैं। अधोसंरचना को हम इंफ्रास्ट्रक्चर या सब स्ट्रक्चर, बेस, आधार, इन सभी नामों से जानते हैं। अधोसंरचना अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर या सब स्ट्रक्चर का अर्थ जो होता है वह जो सामाजिक संबंध हैं, भौतिक दशाओं के संदर्भ में अगर देख रहे हैं तो उन्हें अधोसंरचना कहते हैं। अर्थात जब हम अर्थव्यवस्था की व्याख्या करते हैं या मानव समाज के विकास की अर्थव्यवस्था से या उत्पादन के तरीकों से जोड़ के व्याख्या करते हैं तो वह अधोसंरचना होता है। अर्थात जो उत्पादन की शक्तियाँ हैं, उत्पादन के साधन हैं, उत्पादन के संबंध हैं, इन सभी को उत्पादन से जोड़कर जब हम देखते हैं तो यह सभी इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थात अधोसंरचना में आते हैं। और इन पे जो पिलर खड़ा हुआ है समाज का, अन्य संस्थाओं का, धर्मों का, विभिन्न मूल्यों का, रीति रिवाजों का, हमारी विचारधाराओं का, ये सारी अधिसंरचना कहलाती हैं अर्थात सुपर स्ट्रक्चर कहलाती हैं। यही कारण है कि कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जब अधोसंरचना में परिवर्तन होता है या अर्थव्यवस्था में या उत्पादन के तरीके, साधन, शक्तियों में परिवर्तन होता है तो हमारे जो सुपर स्ट्रक्चर है अर्थात जो हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं, जो धर्म है, मूल्य है, रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, उनमें भी परिवर्तन पाया जाता है। उत्पादन की शक्तियाँ और संबंध क्या हैं? तो उत्पादन की शक्तियों में जैसे कच्चे माल होते हैं, वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान है, उपकरण है, श्रम शक्ति है, ये सारी चीज़ें उत्पादन की शक्तियों में आते हैं। अर्थात जिनसे उत्पादन करने की जो मशीनरी है या जो चीज़ें, जो वस्तुएं जिनसे हम उत्पादन करते हैं उनको हम उत्पादन की शक्तियों में रखते हैं। और इस उत्पादन की प्रक्रिया में जो हमारे मानव का संबंध बनते हैं उन्हीं को हम उत्पादन के संबंध कहते हैं। हालांकि इसकी हम लोग विस्तृत व्याख्या अपने अगले लेक्चर में करेंगे। यहाँ पर अब हम लोग एक बात समझ लेते हैं। हम लोग पीछे भी इस चीज़ को डिस्कस कर चुके कि हीगल ने वाद, प्रतिवाद और संवाद की अवधारणा दी थी, अर्थात इसे थीसिस, एंटीथेसिस तथा सिंथेसिस कहते हैं। ये व्याख्या हीगल ने विचारों के संदर्भ में किया था। उन्होंने कहा था कि एक विचार हमारे मन में उभरता है, उसके प्रतिद्वंदी के रूप में प्रतिवाद उभरता है। जो विचार उभरता है वो तो वाद होता है, जो प्रतिद्वंदी के रूप में अर्थात उसके वितर्क के रूप में जो उभरता है विचार, उसको प्रतिवाद कहते हैं। और इन दोनों विचारों में मिल के एक जो पॉइंट ऐसा आता है जहां आम सहमति बन जाती है उसे संवाद कहते हैं। फिर यही संवाद कुछ समय बाद फिर से नया वाद निकालता है, फिर उस वाद का नया प्रतिवाद बनता है और फिर उन दोनों की जहां आम सहमति होती है वह संवाद होता है। और इस प्रकार से विचारों में हमारे परिवर्तन होता जाता है तथा विचारों में जो यह परिवर्तन होता है उसके कारण ही मानव समाज में परिवर्तन देखने को मिलता है। यह अवधारणा हीगल की थी। उसी के जस्ट विपरीत कार्ल मार्क्स ने ऐसा माना था कि यह विचारों में वाद, प्रतिवाद और संवाद नहीं होता है, बल्कि ये जो आर्थिक
दशाएं हैं या भौतिक दशाएं हैं, इनमें वाद प्रतिवाद और संवाद होता है तथा मानव इतिहास एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता रहता है। यह किस प्रकार से, जिस प्रकार से आदिम साम्यवाद समाज परिवर्तित होके दास प्रथा वाले समाज में आता है, फिर वह दास प्रथा वाला समाज सामंतवादी समाज में आता है, परिवर्तित होता है, फिर सामंतवादी समाज औद्योगिक समाज में परिवर्तित आज हो चुका है, और यही औद्योगिक समाज है जो एक दिन साम्यवाद की अवस्था में परिवर्तित होकर पहुंचेगा। जो पूर्व से स्थिति बनी रहती है उसे वाद कहते हैं, जो नई स्थिति अर्थव्यवस्था में आती है उसे प्रतिवाद कहते हैं, और इन दोनों के संयोजन से जो एक स्थिति बन के निकलती है उसे हम संवाद कहते हैं। तो और फिर यही संवाद एक नया वाद प्रतिवाद तथा फिर एक नया संवाद बनाता है। हीगल की यहाँ पर कुछ मुख्य पुस्तकें दी गई हैं। हम सभी जानते हैं कि कार्ल मार्क्स हीगल से काफ़ी प्रभावित थे और हीगल की पुस्तकें काफ़ी एग्ज़ाम्स में पूछ दी जाती हैं। तो इनकी पहली पुस्तक द फिनोमिनोलॉजी ऑफ माइंड, जो कि 1807 में प्रकाशित हुई थी, यह पुस्तक एक मायने में और भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि फिनोमिनोलॉजी नाम से अगर कोई पहली पुस्तक लिखी गई थी तो यह हीगल की द फिनोमिनोलॉजी ऑफ माइंड ही थी। हालांकि इस पुस्तक का हमारी प्रघटना शास्त्र से अर्थात फिनोमिनोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर फिनोमिनोलॉजी नाम से कोई पहली पुस्तक थी तो वह हीगल की द फिनोमिनोलॉजी ऑफ माइंड थी। इनकी दूसरी पुस्तक द साइंस ऑफ लॉजिक, जो कि 1812 में प्रकाशित हुई थी, द फिलॉसफी ऑफ राइट, जो कि 1821 में प्रकाशित हुई थी, द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, जो कि 1830 से 31 के बीच में प्रकाशित हुई थी। एक और विचारक थे टॉकविल करके, इनसे भी कार्ल मार्क्स काफ़ी प्रभावित रहे। टॉकविल ने डेमोक्रेसी इन अमेरिका इस पुस्तक को लिखा था, और इस समय जैसा कि नाम ही से हम लोग देख रहे हैं कि इसमें इन्होंने अमेरिका के उस समय की स्थिति क्या थी उसके बारे में विस्तृत व्याख्या किए हैं। इनकी दूसरी पुस्तक है द ओल्ड रेजिम एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इस पुस्तक में टॉकविल ने जो फ्रांसीसी क्रांति थी उसके बारे में विस्तृत व्याख्या किए हैं। तो यह आज हम लोगों का कार्ल मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद के बारे में एक विस्तृत व्याख्या थी, और इसी कड़ी में आगे हम लोग कार्ल मार्क्स के जो उत्पादन की शक्तियाँ, संबंध, साधन वगैरह हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप लोग हमें कमेंट करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। मैं पूरी तरीके से कोशिश करूँगी कि आप लोगों की जो भी कन्फ्यूज़न हो उनको मैं दूर कर सकूँ। धन्यवाद।